A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, विच इज़ अबाउट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर को हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था और क्लास 8 में भी हमने कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो चैप्टर होगा क्लास 10 चैप्टर, दैट वुड बी द कंटिन्यूएशन एंड वी विल रीड अबाउट सम मोर इनसाइट्स जो कि हमने उस चैप्टर में इधर कवर नहीं किए थे या इलेबोरेटली कवर नहीं किए थे। तो हम उन चीज़ों के बारे में भी इसमें बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम लिंक और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप इन सभी चैप्टर से जुड़ी हुई PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये बात करेंगे कि हम मैकेनिज्म तो डिस्कस करने ही जा रहे हैं कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का क्या क्या तरीका हो सकता है। बट सबसे पहले हम एक बहुत बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन की, वाई दिस प्रोसेस इज देयर। एक अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल होता, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, क्यों उसको अपने जैसे मल्टीपल कॉपीज़ बनाने हैं, क्या ऐसी ज़रूरत है, वो क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। देखिए, रिप्रोडक्शन उसकी लाइफ से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। द ऑर्गेनिज्म विच इज रिप्रोड्यूसिंग, उसकी जिंदगी का उस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट ऑर्गेनिज्म हैज़ टू वेनिश फ्रॉम दिस अर्थ। तो अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसका जो सारे प्रोसेस जिनका लाइफ के परपेचुइटी से कोई लेना देना नहीं होता, सिमिलरली रिप्रोडक्शन का भी लाइफ की उस इंडिविजुअल की लाइफ की परपेचुइटी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है अपने जैसी और कॉपीज़ बनाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करते हैं। वो किस लिए करते हैं? ताकि स्पीशीज़ का प्रोपोगेशन होता रहे। ये स्पीशीज़ के प्रोपोगेशन की ज़रूरत है। मतलब उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का लाइफ की परपेचुइटी का उससे कोई लेना देना नहीं होता। दैट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस, जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे एक्सक्रीशन है, जैसे डाइजेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसेस। बट स्पीशीज़ का प्रोपोगेशन के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल जो अपनी उस पर एनर्जी क्यों वेस्ट करता है, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। ये हमें बात समझनी पड़ेगी। अगर किसी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एलिफेंट, एक ही एलिफेंट होता पूरे वर्ल्ड में, तो क्या हम उसको नोटिस करते? एक ही टाइगर होता पूरे वर्ल्ड में, क्या हम उसको नोटिस कर पाते? या एक ही हम होते, होमोसेपियन एक ही होता इंडिविजुअल, तो क्या वी विल बी एबल टू इन दिस वेरी बिग अर्थ, क्या हम नोटिस कर पाते दूसरे स्पीशी को? नहीं। हम इसीलिए किसी स्पीशी को नोटिस करते हैं क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा है। अगर उसका नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो हो सकता है हमारा उससे इनकाउंटर ही ना हो। अभी ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, हमने सारी स्पीशीज़ को डिस्कवर नहीं किया है अभी। लाइक जितनी स्पीशीज़ डिस्कवर हुई हैं उससे ज़्यादा स्पीशीज़ अनडिस्कवर्ड हैं अभी। ओके, तो अगर एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म एक ही नंबर का होता या दो होते तो क्या हम उनको नोटिस करते? नहीं। हम तभी नोटिस करते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म का नंबर ज़्यादा होता है। ओके, अगर नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर है, एक ही मेंबर है और नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको नोटिस किया जाए बिफोर इट विल बी गेट नोटिस्ड बाय सो मेनी अदर स्पीशीज़। वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा उससे पहले। ओके, जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज़ दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस, जितने ज़्यादा नंबर होंगे हमारे नोटिस में आते हैं, है ना। बटरफ्लाइज, मतलब कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म। सो हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीशीज? अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है
कि भाई एक ही ये एक तरीके की स्पेशीज़ है, ये मंकीज़ हैं सारे, या ये लॉयंस हैं सारे, हमें कैसे पता चलता है? क्यों हमें पता चलता है? क्योंकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं। हम एक स्पीशी को ये कैसे बताते हैं कि वो एक तरीके की स्पीशी है? वो इसलिए बताते हैं, देखिए ये कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें हैं जो इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम कर रहे हैं, ओके? हमें कैसे पता चलता है कि ये एक ही तरीके की स्पीशी है? क्योंकि वो स्पीशी के मेंबर्स एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हमको पता चलता है। दे आर सिमिलर, दे आर नॉट सेम, बट दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हम बता पाते हैं कि ये एक ही स्पीशी है। ये भालू हैं सारे के सारे, ये बंदर हैं सारे के सारे, ये डॉग्स हैं सारे के सारे, हम बता पाते हैं क्योंकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए हम बता पाते हैं। Thus reproducing organism create new individual, they look very much like themselves। तो जो reproduction है वो process है जिसमें वो particular organism जो reproduce कर रहा है वो अपने ही जैसे similar copies को बनाता है। similar copies को, ऐसा नहीं है कि वो exactly similar नहीं होता, उसके अंदर variations होती है but similar होती है वो copies, right? तो इसलिए ये हम बात कर रहे थे आवर इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, क्यों रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। अब हम ये बात करते हैं, क्या जो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, क्या वो उसकी एग्जैक्ट कॉपीज हैं? क्या वो बिल्कुल वैसे है जैसा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है? तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये सिमिलर दिखाई देते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होता है। अगर एक लॉयन है तो उसका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होगा, उसकी बॉडी का एक पर्टिकुलर शेड होगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर उसके हैबिट्स होंगे, डाइटरी हैबिट्स होंगे, मतलब उसका डिज़ाइन सिमिलर होगा। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर तो उसका जो ब्लूप्रिंट होगा वो सिमिलर होगा। ब्लूप्रिंट ऑफ दीज डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। मतलब अगर एक पर्टिकुलर स्पीशी फॉर एग्जांपल लॉयन है तो उसका ब्लूप्रिंट सिमिलर रहेगा। एक लॉयन दूसरे लॉयन से डिफरेंट होता है, उसके अंदर वेरिएशंस होंगी लेकिन उसका ब्लूप्रिंट जो होगा उसके डिज़ाइन का वो सिमिलर रहता है। Reproduction at its most basic level will involve making copies of blueprint of the body design। तो सबसे पहली चीज़ जो रिप्रोडक्शन में हो रही है वो बॉडी डिज़ाइन कॉपी हो रहा है, ओके? जो क्रोमोसोम्स हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेनिंग, हमने बात की थी एक सेल की, हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बीच में न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस के बीच में क्या थे? क्रोमोसोम्स थे, उसके ऊपर डीएनए प्रेजेंट था, है ना? तो द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ व्हाट? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए प्रेजेंट रहता है, उस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है कि ये जो नया इंडिविजुअल है अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम विल कम फ्रॉम मदर एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम विल कम फ्रॉम फादर, और वो उन दोनों का सिमिलर होगा। और अगर वो स्पीशीज सेम है तो उसका बॉडी डिज़ाइन जो है वो सेम रहेगा, उसका ब्लूप्रिंट हमेशा सेम रहता है, ओके? कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई लॉयन है और उसके विंग्स हों बटरफ्लाई जैसे, नहीं हो सकता क्योंकि वो लॉयन है तो उसको उसके 4 पैर होंगे, वो एक टर्शरी प्रेडेटर है तो वो उस तरीके से ही हंट करेगा, उसके पास वही बॉडी स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट? तो जो डीएनए होता है इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, है ना? जो डीएनए है वही तो सारा का सारा रोल प्ले कर रहा है ना। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके का दिखेगा, वो कौन सी स्पीशी है, वो उसके डीएनए में ही प्रिंट रहता है ना, डीएनए उसका ब्लूप्रिंट होता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। तो जो डीएनए के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर स्पीशी के डीएनए के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वही उसका ब्लूप्रिंट, वही उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। अगर उस प्रोटीन की, उस डीएनए की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है तो वो स्पीशी भी सब्सिक्वेंटली चेंज हो जाएगी, ओके? डिफरेंट हो जाएगी वो। तो इसलिए जो बेसिक इवेंट है इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपीज। तो ये हम वो सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा बेसिस क्या है। जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो डीएनए के कॉपीज बन रहे हैं,
जो भी ऑर्गेनिज्म है, आरएनए भी हो सकता है उसके अंदर, बैक्टीरिया भी हो सकता है, बट डीएनए हम बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जो डीएनए होगा उसकी कॉपीज बनेंगी, उसकी कॉपीज क्रिएट की जा रही हैं। रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड अप कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। वो अपने डीएनए का कॉपी बना रही है। ये क्या होगा? दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हम पढ़ते हैं ना, इसके अंदर एक मियोसिस होगा जिससे कि 2 कॉपीज बनेंगी। एक कॉपी जो होगी वो अलग हो जाएगी, हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं जिसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम आ जाता है। 2 क्रोमोसोम को छोड़ के सिंगल क्रोमोसोम आ जाता है। वो सिंगल क्रोमोसोम एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, और वो दोनों कंबाइन होके फिर डबल हेलिक्स क्रोमोसोम बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? वो जाइगोट बन जाएगा। जो गैमीट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, गैमीट्स जिसके अंदर सिंगल कॉपी होगी, वो सिंगल कॉपीज ज्वाइन हो जाएंगी। एक सेल होगी जिसके अंदर मियोसिस हुआ, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड हो जाएंगी। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड मतलब 2 स्ट्रैंड्स थी क्रोमोसोम्स की, वो सिंगल रह जाएंगी, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, सिंगल। तो एक पेरेंट फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, तो जाइगोट के अंदर फिर से डबल हो जाएगा, राइट। ये हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जिसको भी क्लैरिटी नहीं है। हम इस चैप्टर में भी दोबारा इसको टच करेंगे। ओके, तो ये जो 2 कॉपी ऑफ डीएनए हैं इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल, देन दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, 2 कॉपीज थी, वो सेपरेट होके सिंगल कॉपी बन जाएगी। However, keeping 1 copy of DNA in original cell and simply pushing other one out would not work because the copy pushed out would not have any organized cell structure for maintaining life processes. Therefore, DNA copy is accompanied by creation of additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divided to give rise to 2 cells. जब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें, स्पर्म्स एंड ओवम जो फॉर्म होता है, वो जो सेल की जो डिवीजन होती है, तो स्पर्म के अंदर जो है सिंगल कॉपी आ जाती है, ओवम के अंदर सिंगल कॉपी आ जाती है, राइट। 1 कॉपी ऑफ डीएनए जो रहेगी ओरिजिनल सेल की, अगर उसको सिंपल पुश नहीं करता, वो सिंपली नहीं होती वो पुश, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है, अगर सिर्फ सिंगल पुश हो जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन डीएनए कॉपी जो होती है वो अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपरेटस। इसके अंदर सेलुलर अपरेटस भी जाता है, राइट। सिर्फ डीएनए अलग नहीं होता, पूरी सेल बनती है एक, तो उसके अंदर पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर भी जाता है, तब वो डीएनए की कॉपी हैप्लॉइड हो जाती है, फिर वो दोनों कंबाइन होते हैं, दोबारा से डिप्लॉइड हो जाते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ है, 2 cells of course are similar but are they likely to be absolutely identical? एब्सोल्यूट आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिंगल स्ट्रैंड बन गई उसके अंदर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपीज रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। जब वो होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल नहीं होती। जब मियोसिस हो रहा है, एक सेल से जब गैमीट्स बन गए सिंगल सेल वाले, तो ये जो सिंगल सेल्स होती हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होती हैं। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, therefore it is only to be expected that the process of copying of DNA will have some variation each time। कुछ वेरिएशन आएगी, हर बार आएगी, और वो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है स्पीशीज़ के प्रोपोगेशन के लिए। स्पीशीज़ आगे बढ़ती रहें, इवोल्यूशन प्रोसेस होने के लिए, स्पीशीज़ को आगे बढ़ते रहने के लिए जो वेरिएशन आती है, जब वो कॉपीज़ डिवाइड हो रही होती हैं, तो ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी होती है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब ये वेरिएशन आती है, एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेट विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क इन द सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिट। ये वाली जो वर्क नहीं कर सकती, ये डाई डाउन हो जाएगी। सच न्यूबॉर्न सेल्स विल सिंपली डाई। ये जो नई सेल बनेगी वो डाई डाउन हो जाएगी अपने आप। ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हमारे टेस्टीज और ओवरीज की बात हो रही है, वहाँ पे सेल्स डिवाइड हो रही हैं। उस टाइम पे जब ये सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो ये बात हो रही है कि जो ये सिंगल सेल वाली जो सेल बन रही हैं, हैप्लॉइड सेल्स जो बन रही हैं, ये सब की सब वायबल नहीं होती हैं। जो वायबल नहीं होगी वो सर्वाइव ही नहीं करती है। ओके, इसमें वेरिएशन आएगी ज़रूर, मे नॉट बी आइडेंटिकल, सिमिलर होती है सिर्फ। ओके,
On the other hand, there could be still be many other variations in DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. Thus, surviving cells are similar to but subtle different from each other. जो नई cells बनेंगी वो एक दूसरे से different रहेंगी. तो ये जब cells में division होता है, which is meiotic, एक cell हुआ, डबल स्टैंडर्ड था, ये इसकी सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बन जाती हैं. ये जो सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनती हैं ये इसलिए बनती है, इनको हम कहते हैं गैमीट्स. ठीक है, ये मदर के केस में भी मान लीजिए ये फादर है, ये मदर के केस में भी सेम होगा. ठीक है, तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, कैसा भी वेरिएशन हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो ये जो भी कॉम्बिनेशन होगा, जो भी यहाँ पे बनेगी सेल, जैसा भी कॉम्बिनेशन होगा, एक ही कॉम्बिनेशन होगा, जो भी यहाँ पे सेल बनेगी, ये नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ मैं, ये होगा एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर ये जाइगोट बनेगा, पहले जाइगोट फिर से डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, इसमें दो कॉपीज आ जाएंगी फिर से. तो ये जो वेरिएशन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जो पॉपुलेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीश इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. देखो, जब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीशी के बारे में बात करते हैं. वो जो स्पीशी होती है उसकी एक पर्टिकुलर नीश होती है. वो नीश कैसे होगी? उसके अंदर एक पर्टिकुलर तरीके का उसको एनवायरनमेंट चाहिए, इतना टेम्परेचर, पानी चाहिए, इस तरीके का कंडीशन चाहिए, वो उसकी नीश होती है पर्टिकुलर, वो उसी के अंदर सर्वाइव करता है ना. तो जो कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीश. अगर उसका बॉडी डिजाइन सेम रहेगा, मान लीजिए फिश की बात हो रही है, फ्रॉग की बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो फ्रॉग दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी उधर भी, तो वो अपनी उसकी पर्टिकुलर नीश होगी, वो वहां पे रहेगा जहाँ पे पानी भी है और लैंड भी है, ताकि बाहर भी आ सकता है, वो अंदर भी जा सकता है. तो उसका जो बॉडी डिजाइन है वो वैसा ही रहेगा, वो कॉपी उसको होना बहुत जरूरी है, तभी उसको हम फ्रॉग कहेंगे, है ना. सो रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशी. तो जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो वो जो बॉडी डिजाइन है वो कॉपी जरूर होगा, ताकि वो पर्टिकुलर स्पीशी, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर नीश जो स्पीशी के लिए बनी है उसके अंदर जरूर रह पाए. ओके, हाउएवर द नीश कैन चेंज बिकॉज ऑफ सम रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म. नीश की वो जो नीश जिसके अंदर वो रहता था वो चेंज हो सकती है. जब नीश चेंज हो जाती है ना, तो पूरी की पूरी स्पीशीज तक एक्सटिंक्ट हुई हैं. जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, हमारे से पहले होमोसेपियन से पहले होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, कितने तरीके के और ह्यूमंस आए थे जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो सब एक्सटिंक्ट हो गए. अलग अलग इतनी सारी और स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. क्यों? क्योंकि उनकी नीश चेंज हो रही है. कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई, कोई टेम्परेचर चेंज, कोई कैलामिटी, कोई कुछ ना कुछ हुआ जिससे उनका नीश चेंज हो गया और वो उस नीश को छोड़ के सर्वाइव नहीं कर पाए. राइट, तो नीश चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म. टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बारिश, वाटर लेवल, ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं. तो इफ ए पॉपुलेशन of reproducing organism were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered the population could be wiped out. तो हम ये वाली बात कर रहे हैं, एक स्पीशी को हम स्पीशी तब कहते हैं जब उसकी एक पर्टिकुलर नीश है जिसके अंदर वो सर्वाइव कर सकती है. अगर वो नीश किसी कारण से चेंज हो जाती है तो हो सकता है कि वो स्पीशी सर्वाइव ना कर पाए. ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. मैंने आपको बताया था कि इसी चैप्टर को हम क्लास 8 और 9 में पढ़ चुके हैं. क्लास 10 में हम कुछ अलग बातें पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं. राइट, हम रिप्रोडक्शन के फुल फ्लेजेड पार्ट पर भी आएंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. बट एज आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, रिप्रोडक्शन से एक्चुअली हो क्या रहा है, उससे वेरिएशंस आ रही हैं, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बन रही हैं, वेरिएशन ज़रूरी है. अब वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की यहाँ पे बात हो रही है. डीएनए की जो कॉपीज़ बन रही हैं वो सेम कॉपीज़ नहीं हैं, उनके अंदर थोड़ी वेरिएशंस हैं, लेकिन वो जो कॉपीज़ बन रही हैं वो अपने उस पर्टिकुलर नीश में रहने के लिए केपेबल हैं. अगर किसी कारण से नीश ही चेंज हो जाती है तो हो सकता है कि उस पूरी की पूरी स्पीशी का भी एक्सटिंक्शन हो जाए. ओके, हाउएवर कुछ जो वेरिएशन, सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल इन दीज पॉपुलेशन, देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव. Thus, if there were population of bacteria, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अगर एक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है और टेम्परेचर उस वाटर बॉडी का बहुत बढ़ गया,
उस जगह का बहुत बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो क्या होगा, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो वाइप आउट हो जाएगी, लेकिन हो सकता है उसी बैक्टीरिया के पॉपुलेशन के कुछ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, 10, 5, 100 कुछ बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज को भी वो झेल जाएं और वो सर्वाइव कर जाएं। इसी से वेरिएशंस आती हैं स्पीशी में, इसी तरीके से नए स्पीशी बनते हैं। हो सकता है मछलियों की बात करें, कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ, सारी मछलियाँ एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन उसमें से कुछ मछलियाँ सर्वाइव कर गई, और वो मछलियाँ जो हैं वो प्रिकर्सर बनी नए तरीके के स्पीशीज डेवलप होने के लिए। हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन डे और समथिंग, है ना, मिलियंस एंड ऑफ ईयर्स की बातें हो रही हैं यहाँ पे। 4.5 बिलियन ईयर्स जो है, बिलियन बी 4.5 बिलियन ईयर तो हमारी अर्थ की लाइफ हो चुकी है, तो हम बिलियंस ईयर्स की बात कर रहे हैं जब से स्पीशी इवॉल्व होना शुरू हुई। तो जब भी इस तरीके के चेंजेस आते हैं, 100% पॉपुलेशन हो सकता है ना एक्सटिंक्ट हो सकता है की बात कर रही हूँ, ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जब 100% पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई, है ना, हो सकता है कुछ पॉपुलेशन बच जाए, जो वो पॉपुलेशन बचेगी वो नए तरीके के स्पीशीज़ को इवॉल्व करने में मदद करती है। ज़रूरी नहीं है नए स्पीशी इवॉल्व होने के लिए एक्सटिंक्शन की ही ज़रूरत पड़े, बिना स्पीशी का एक्सटिंक्शन हुए भी उसी स्पीशी के इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू नए स्पीशी बन सकते हैं। नया स्पीशी जो हो सकता है पहले वाली स्पीशी से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है ओवर द ईयर्स, और वो ईयर्स जो है मिलियन ईयर्स होंगे, राइट। सो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ये जो वेरिएशंस हो रही हैं स्पीशीज के अंदर, वो ज़रूरी हैं उसके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इन्हीं वेरिएशंस की वजह से ऐसा होता है। एक इंडिविजुअल, अगर आप अपनी खुद की भी बात करते हैं, अगर हम भी बात करते हैं, आप अपने घर पे भी बात करते होंगे, तो आपने सुना होगा कि आपके परदादा के परदादा जो थे वो उस एक पर्टिकुलर तरीके के हुआ करते होंगे। आप कितने बदल चुके हैं, जो नई स्पीशीज़ आ रही हैं, आप 4-5 जनरेशन में ही देख सकते हैं चेंजेस। 4-5 जनरेशन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कितनी चेंजेस आ जाते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी जनरेशन्स जा चुकी हैं, तो कितने सारे चेंजेस आ चुके होंगे। तो जो पहले वाली स्पीशीज़ से नए स्पीशीज़ जो आते जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स, वो अलग होते जाते हैं, और उनके अलग होने से उनका रेजिस्टेंस या तो किसी पर्टिकुलर तरीके के क्लाइमेट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए बढ़ सकता है या कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो हो सकता है कि वो बेटर सर्वाइवल जानने वाली स्पीशी हो सकता है वो बेटर सर्वाइव ना कर पाए, हो सकता है सारे के सारे इंडिविजुअल्स बेटर सर्वाइव ना कर पाए, उसमें से कुछ इस तरीके से बन के आए। आप अभी रिसेंट एग्जाम्पल देख रहे हैं इन केस ऑफ कोरोना सभी लोगों को एक जैसा इफेक्ट नहीं कर रहा, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेटल साबित होता है, और कुछ लोग इससे बिल्कुल अनअफेक्टेड बच जाते हैं, मतलब उनको कोरोना होता है, जुकाम की तरह आता भी और चला भी जाता है, उनको कुछ नहीं कर पाता। तो वो जिन लोगों को कुछ भी नहीं करता, वो लोग रेजिस्टेंट है कोरोना के लिए, बट जिनको वो कोरोना बहुत कुछ कर रहा है, दे आर वनरेबल टू इट। उनके जीन्स में कुछ ना कुछ इस तरीके का कॉम्पोजिशन है जिससे कि वो उनको इफेक्ट करता है, बाकी लोगों को नहीं करता। ओनली थियोरी, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग ऑन एनीथिंग कि ये चीज़ है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट आफ्टर रीडिंग द स्टैट्स। जिस तरीके से स्टैट्स सामने आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कुछ लोगों को नहीं अफेक्ट कर रहा, ओके कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी इफेक्ट कर देता है। सो दिस वॉज, हम पढ़ रहे थे कि हमें क्यों वेरिएशन की ज़रूरत होती है। रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन होते हैं, और वेरिएशन होने का क्यों ज़रूरत पड़ता है। वेरिएशन इज़ ऑलवेज नॉट बैड, इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड ऑल्सो, ठीक है। तो गुड और बैड से बियॉन्ड है ये, वेरिएशन है, वो स्पीशी के इवोल्यूशन का प्रोसेस है, उससे स्पीशीज़ इवॉल्व करती जाएंगी, नई चीज़ें, नए एनवायरनमेंट में जैसे जैसे स्पीशीज़ एक्सपोज होती जाएंगी उनके अंदर वेरिएशंस होते जाएंगे, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सिंगल सेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। सिंगल सेलुलर जिनके पास एक ही सेल होता है, मल्टी सेलुलर जिनके पास मल्टीपल सेल हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके पास स्पेशलाइज ऑर्गन्स हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है, उनके पास एक ही सेल है, उसी से सारा काम चलाते हैं वो। तो अब हम बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो सबसे पहला प्रोसेस है फिजन। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी सेल डिवाइड हो जाएगी, फिजन हो जाएगा उसके बीच में, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सिंपल है ये, देखिए बाइनरी फिजन हो रहा है अमीबा के अंदर। ये एक अमीबा है, ये बड़ा हुआ थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये 2 अमीबा बन गए, एक से बन गए 2 अमीबा। सिमिलरली बाइनरी फिजन है लेशमेनिया है ये,
ये देखिए, ये इसका बाइनरी फिजन हो गया और 2 लेशमीनिया बन गए। ठीक है, सिंगल सेल था ये, तो ये बिल्कुल आराम से क्या हो रहा है, इसके अंदर फिजन हो रहा है। मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व, मैनी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2। अमीबा के केस में वो स्प्लिट हो जाता है 2 सेल्स में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि लेशमीनिया है, जिससे काला अजहर होता है, इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, विप लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये भी क्या, इसका बाइनरी फिशन करके 2 पार्ट्स में बन जाता है, 2 बन गए। ये इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मल्टीपल फिशन भी है, प्लाज्मोडियम, ये तो था बाइनरी फिशन, एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, बाइनरी फिशन, बाइनरी 2 में। मल्टीपल फिशन भी होता है प्लाज्मोडियम के केस में। एक सेल है वो इतने सारे मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जाती है, मतलब एक सेल थी उससे इतनी सारी बन गई, एक था प्लाज्मोडियम उससे इतने सारे प्लाज्मोडियम बन गए। ओके, तो ये क्या था, ये मल्टीपल फिशन था। ये किस में हो रहा है, यूनिसेल्युलर। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे मलेरिया जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स, मल्टीपल फिशन कर रहा है। यीस्ट है ऑन द अदर हैंड कैन, इसके अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर बडिंग से ग्रोथ हो रही है, राइट। तो ये क्या था, फिजन। तो पहला मोड क्या था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने का, वो था फिजन। सिंपल सा वो अपने मल्टीपल पार्ट्स में टूट जाएंगे। नो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंपल फिजन हो रहा है उनके बीच में, 1 से 2 बनते जा रहे हैं या 1 से मल्टीपल कॉपीज बनती जा रही हैं, राइट। फिर सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी। ओके, फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, सिंगल सेल में नहीं हो रहा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बना। सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। स्पाइरोगायरा सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन, ये एक सेल था, इसका एक फ्रेगमेंट टूट गया, ये पूरा का पूरा ये नया बन गया, दोनों बड़ा हो गया। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है जो मल्टी सेलुलर है लेकिन इनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल है, उनके अंदर स्पेशल कोई रिप्रोडक्टरी ऑर्गन नहीं बने हैं अभी, तो उनका सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसको फ्रेगमेंटेशन हो रही है उनकी। उनका एक बॉडी का फ्रेगमेंट बड़ा होगा, वो डिटैच हो जाएगा। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, मतलब मल्टी सेलुलर है ना, तो ऐसा नहीं होता कि उनकी एक एक सेल, भाई उनके अंदर मान लीजिए 100 सेल है, एग्जाम्पल है, 100 नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी, मान लीजिए 100 सेल है, तो कि इन 100 की 100 सेल 200 में डिवाइड हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। नो, उनकी जो बॉडी होगी, ये जैसे उनकी बॉडी है, ये ऐसे बॉडी है, उसका एक पार्ट टूट गया और वही जो है फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ओके, ये फ्रेगमेंटेशन है। तो हम क्या बात कर रहे थे, फ्रेगमेंटेशन की। तो उसमें क्या हो रहा है, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स which then have to placed at a definitive position in the body. In such a careful organized situation, cell by cell division would be impractical. देखिए, जब कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर बन जाता है तो उसके अंदर टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। हमने बात किया था सेल्स का ग्रुप जब बन जाता है वो टिश्यूज बन जाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन्स फिर पूरी बॉडी बन जाती है ना। तो टिश्यूज अलग अलग बन गई ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक एक सेल डिवाइड होगी और वो पूरा का पूरा टिश्यू डिवाइड होगा, ऐसे नहीं होता। उसके अंदर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। अ बेसिक स्ट्रेटेजी यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट सेल टाइप्स perform different specialized function. Following this general pattern, reproduction in such organism is also a function of specific type of cells. हम बात कर रहे हैं अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बन चुके हैं। तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी, जिसके बारे में हम बोलते हैं कि वो सेक्सुअल सेल्स होंगी, जो कि जिनसे गैमीट्स बनते हैं ना, हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स के केस में। सो हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड बाय अ सिंगल टाइप सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इनके अंदर भी एक सिंगल सेल होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, जो कि पार्टिसिपेट करती है रिप्रोडक्शन में, है ना। एक सेल बन जाती है, स्पर्म होता है या ओवम होता है, एक सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल जिसके अंदर हैप्लॉइड है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बजाय 1 पेयर रह गया, वो कंबाइन होता है और फिर वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वो कैसे बनता है, क्योंकि वो जो एक सेल होती है उस सेल के पास क्वालिटी होती है उसकी, उसके पास कैपेबिलिटी होती है
कि वो डिवाइड करके पूरे के पूरे इंडिविजुअल में डिफ्रेंशिएट हो सकती है। उसके जो एक ही सेल होती है, जब जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल होता है, 2 सेल कंबाइन होती हैं, उसकी एक सिंगल सेल बन जाती है डिप्लॉइड। वो जो सेल होती है फर्दर डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बनना शुरू हो जाएंगे और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो कैसे हो रहा है इसके अंदर, है वो स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, एक सेल, लेकिन वही सेल क्या करेगी, आंसर इज देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज केपेबल ऑफ growing, proliferating and making other type of cell under right circumstances। उसको जैसे ही right environment मिलेगा एम्ब्रियो को, वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल में ग्रोथ हो जाएगा, पूरा बच्चा बन जाएगा, और जो वो बेबी है फिर धीरे धीरे ग्रोथ के तरह कर करके पूरा अडल्ट इंडिविजुअल बन जाता है। तो वो एक सिंगल सेल जो होती है उसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है, राइट। फिर एक हम बात करते हैं रीजनरेशन, अलग एक और मेथड की जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। ये देखिए रीजनरेशन ही होता है। देखिए रीजनरेशन में एक ऑर्गेनिज्म है, उसके कट हो गए पीसेस, और हर एक पीस जो है फुल ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट हो गया, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। इसमें क्या हो रहा है, रीजनरेशन में क्या हो रहा है, एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। इंडिविजुअली समहाउ कट एंड ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, और वो क्या होगा, वो जो पीसेस होंगे सेपरेटली इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल एनिमल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये क्या होगा, इनको अलग डिफरेंट पीसेस में कट कर दो, इनकी रीजनरेशन से फुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज सेल प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यूज। होता क्या है इसमें, जैसे ये कट हुआ, यहाँ पे एक स्पेशलाइज टाइप की सेल आ जाती हैं जो कि रीजनरेट कर सकती हैं खुद को, और फिर वो बहुत सारी सेल्स में बन जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, और वो सेल्स जो हैं इसका अलग अलग पार्ट बना देंगी। प्लेनेरिया है ये, ठीक है, रीजनरेशन हो गई। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ये बिल्कुल स्पेशलाइज तरीके का है रीजनरेशन भी, कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक ऑर्गेनिज्म को आपने काट दिया और वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नहीं, वो मर जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे, रीजनरेट करके, ठीक है। वो इसलिए वो रिप्रोडक्शन नहीं, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते। फिर एक और मेथड क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, हाइड्रा जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो बड की तरह उसका निकल आता है। ये देखो, ये हाइड्रा है, उसका एक बड निकल गया, वो पूरा का पूरा बड़ा होकर एक अलग हाइड्रा बन जाता है, तो ये बडिंग है। तो हाइड्रा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है। हाइड्रा बड डेवलप्स एन आउट ग्रोथ और दीज वर्ड डेवलप इनटू अ फुल फ्लेजेड इंडिविजुअल। तो ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट। फिर हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में देखने को मिलती है हमको, हमें प्लांट्स के केस में देखने को मिलती है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक, हम क्या कर सकते हैं, उसके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं है, इसमें गैमीट्स नहीं बनेंगे, इसमें मेल फीमेल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। सिंपल रूट से, स्टेम से, लीव से, जो ऐसे पार्ट्स हैं जो एसेक्सुअल हैं प्लांट के पार्ट्स, उनसे हम पूरे प्लांट को, नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम प्रोपोगेशन को बोलते थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं था। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, जैसे कि ग्राफ्टिंग लगाते हैं, शुगर केन की, गन्ने की जाती है, रोज़ की बहुत कॉमन है, आपने देखी होगी। जो गुलाब का पौधा है उसकी कटिंग कर करके, उसकी स्टेम को कट कर करके आप नया पौधा बना सकते हैं, अंगूर के केस में। तो इन सारे शुगर केन और रोजेज़, ये सब के केस में क्या होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है कि स्टेम से आप नया प्लांट बना सकते हैं। प्लांट्स रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स। इन सब का फ़ायदा ये होता है कि ये भाई जो नॉर्मल तरीके से जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो पौधे बनते हैं उससे जल्दी फ्लावर्स और फ्रूट्स दे देते हैं ये वाले प्लांट्स।
ठीक है, तो ये जो मेथड है ये बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन इन सब के अंदर यूज किया जाता है। अनदर एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। अब क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रही है, जैसा पहला पेरेंट प्लांट था बिल्कुल सेम उसी के जैसा बनेगा नया प्लांट भी, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं हो रहा, उसके अंदर गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है आपको, पॉसिबल क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो इसको, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा उसके अंदर जो कॉपीज बनेंगे, नए नए जो प्लांट्स बनेंगे वो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जेनेटिकली एकदम सेम रहेंगे या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रहेंगे, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमेशा वो एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, क्योंकि वो एक ही प्लांट के एक ही पार्ट से मतलब आ रहा है, तो इसलिए वो सेम कॉपी होगा, राइट। देखो ब्रायोफाइलम जो है इसमें बडिंग हो रही है। फिर हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर में क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और separating cells from the growing tip of a plant. These cells are placed on an artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cells or callus. The callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow in mature plants. Using tissue culture, many plants can be grown from one parent into a disease-free condition. देखो क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर में उसका एक टिश्यू रिमूव कर लिया जाएगा उस प्लांट का, उसको एक पेट्री डिश में डाल देंगे, उस पेट्री डिश के अंदर पहले से ग्रोथ हार्मोन पड़ा होगा, प्लांट का ग्रोथ हार्मोन। लास्ट चैप्टर में हमने बात किया था प्लांट के हार्मोन्स के बारे में, तो प्लांट का ग्रोथ हार्मोन इसमें डाल देंगे, तो वो क्या होगा, सेल डिविजन करना शुरू कर देगी, और वो डिफ्रेंशिएशन हार्मोन भी डाल देंगे उसके अंदर कि भाई ये रूट्स बनाना है ना, तो वो बना देंगे और वो उसको ज़मीन में लगा देंगे, और फिर वो ज़मीन में पूरे प्लांट की तरह वो मैच्योर प्लांट बन जाएगा। इससे क्या करते हैं टिश्यू कल्चर से, टिश्यू कल्चर से हमें मान लीजिए एक तरीके का पौधा है या प्लांट है, वो डिजीज़ फ्री बहुत अच्छा प्लांट है, उसी प्लांट की फिर हम टिश्यू कल्चर करके बडिंग करके उसी प्लांट की कॉपीज़ बना लेंगे, ताकि वो प्लांट हमारा मेंटेन कर पाए। वो डिजीज़ फ्री है तो हम उसको ही यूज़ कर रहे हैं बार बार, हो सकता है जो दूसरा प्लांट हम यूज़ करें उसके अंदर कोई डिजीज़ हो, तो हमें एक अच्छी वैरायटी का प्लांट हमने ढूंढ लिया और उसी को हमने टिश्यू कल्चर कर करके उसके जैसे और प्लांट्स बना लिए। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो डेकोरेटिव पौधे होते हैं ना, उसके लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है टिश्यू कल्चर, राइट। ये बिल्कुल एनिमल वाले टिश्यू कल्चर के जैसा ही है। फिर एक नेक्स्ट तरीका और क्या होता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सारे के सारे, टिश्यू कल्चर था उसमें। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट, so even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. The thread-like structure that develop on the bread are hyphae of the bread mold. bread के ऊपर आपने देखा है, bread mold के ऊपर फंगस लग जाती है। They are not reproductive part. On the other hand, the tiny blob on the sticks structure are involved in reproduction. देखो जब आपने फंगस को देखा होगा ना, फंगस में क्या होता है, ब्रेड के ऊपर लगी हुई आपने फंगस देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको उसके ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ऐसे जैसे ये ऐसे ऐसे जो मशरूम की तरह स्ट्रक्चर होता है ना, वो दिखाई देगा आपको उसका। ये देखिए राइजोफस का ये स्पाइरोगैरियम में स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो होते हैं ये दीज द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजियाज which contains cells or spores. They can eventually develop into rhizophus individual. वो उसके spores जो छोटे छोटे blobs जो बन जाएंगे ना, उसके अंदर उसके cells रहेंगे, वो एक spores के formation में रहते हैं। spores क्या कहते हैं, spores जो होती हैं ना, वो एक जैसे seeds होते हैं ना, seeds को आप store कर सकते हो, grains के जो seed होते हैं, मतलब गेहूं का दाना है, वो एक तरीके से store हो जाएगा ना एक डब्बे के अंदर। Similarly spores भी store हो सकते हैं, वो तभी germinate करेंगे जब उसको proper moisture, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ग्राउंड मिल जाएगा जहाँ पे वो जिंदा रह पाए। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, उनके ऊपर भी थिक वॉल बन जाती है दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड बिगिन टू ग्रो। क्योंकि जब तक उसको नई कंडीशन अच्छी नहीं मिलेगी तब तक स्पोर्स जो होते हैं एकदम डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय होके पड़े रहते हैं, तभी रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी ग्रो करते हैं जब उनको ठीक से
कंडीशन मिल जाती है। ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस सो फॉर अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। तो ये सारे क्या थे, ये ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे, ए सेक्शुअल मोड है सारे के सारे। इसमें क्या हो रहा है, नए स्पीशी बन रहे हैं एक सिंगल सेल से, सिंगल स्पीशी से, तो ये एग्जैक्ट कॉपीज हैं, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन आता है। स्पोर फॉर्मेशन कौन करते हैं, जनरली फंगस के केस में होता है, तो फंगस ऐसे रिप्रोड्यूस करती है। तो ये थे, इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें कि हमने पढ़ने की कोशिश किया कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट पार्ट में पहले हमने इलेबोरेटली यही डिस्कस किया कि क्यों पर ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की। फिर हमने इसमें पढ़ा है ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि विदाउट इन्वॉल्विंग सेक्शुअल सेल्स या ऑर्गन्स, हमने क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हमने इसके बारे में अभी बात की। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझ में आया, एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।